जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, सत्ता के खेल में विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त में लगे राजनीतिक दलों, मलाईदार पोस्टिंग के लिए किसी मंत्री की लॉबिंग में जुटे अफसरों और सोशल मीडिया पर आभासी दुनिया की रंगीनियों में डूबी युवा पीढ़ी को शायद ही ये पता हो कि आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज युवा पीढ़ी को भोपाल गैस त्रासदी की कहानी सुनाई जाए। कोराम जैसा था, जहरीली गैस से न एक दूसरे को इंसान देख पा रहे थे, न पहचान पा रहा है। ये समझ ही नहीं पाए कि कोई ऐसी यूनियन कार्बाइड जैसी यहाँ कंपनी मौजूद है, अमेरिका की है। वो लोग भाग रहे थे घरों से निकल के, और बचाने वाला कोई नहीं था। कोई ठेलों पे लेके जा रहा है, कोई कैसे लेके जा रहा है, कोई कंधे पे लाट कर ले जा रहा है। अच्छा, किसी से भगते बनी तो भगा, और नहीं तो वहीं पर ही पड़ा। हालांकि उस खौफनाक रात को गुजरे पूरे 37 बरस हो चुके हैं, लेकिन उस रात के खौफ से आज भी उस हादसे के चश्मदीद सिहर उठते हैं। और हो भी क्यों ना, अपनी जीती जागती आंखों से कयामत का मंजर देखना कोई आसान बात तो नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर बदहवास भागते लाखों का हुजूम, सड़कों पर यहाँ वहाँ तड़पते चीखते खांसते हजारों असहाय बूढ़े, रोते बिलखते मासूम बच्चे और अपनी मदद के लिए गुहार लगाती कई गर्भवती महिलाओं की चीखों के बीच अपनी जान बचाने का संघर्ष कोई आसान तो नहीं होता। वह वर्ष 1984 की 2 और 3 दिसंबर की ही दरमियानी सर्द रात ही तो थी, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवाओं में मौत का जहर घुल गया था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिश्ती गैस शहर में मौत का बादल बनकर छा गई थी। आज मैं आपको 25,000 मौत की वजह बनी यूनियन कार्बाइड की कहानी सुनाऊंगा। वर्ष 1970 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने भारत में कीटनाशक का कारोबार शुरू करने के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसके तहत 1979 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कंपनी का प्लांट स्थापित किया गया। इस कंपनी में सेविन नाम का कीटनाशक बनाया जाना था। दरअसल सेविन कार्बोरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नेम होता है। हालांकि कार्बोरिल कई कंपनियां बनाती हैं और इसे बनाने में कई तरह की रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपनी लागत घटाने के लिए यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग करती थी, जो अन्य गैस के मुकाबले बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन यह गैस दीगर गैस के मुकाबले बहुत जहरीली भी होती है। और इसी गैस की रिसाव की वजह से भोपाल में मौत का यह तांडव हुआ था। हालांकि दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड से गैस का रिसाव कोई पहली घटना नहीं थी। घटना के बाद सामने आए पहलू बताते हैं कि इस कारखाने में आए दिन गैस रिसने की घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन अपनी मुनाफाखोरी में मस्त कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने अपनी लापरवाही से लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंपनी से जुड़े लोग बताते हैं कि सबसे पहले 1981 यानी कारखाना बनने के 3 साल बाद ही पाजीन गैस के रिसाव से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में ही फिर एक बार गैस के रिसाव से 24 कर्मचारी गैस की चपेट में आए और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। फरवरी 82 में ही एक बार फिर कंपनी में गैस का रिसाव हुआ, और इस बार जो गैस का रिसाव हुआ वो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी सबसे जहरीली गैस का रिसाव था। और इस बार 18 कर्मचारी प्रभावित हुए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। लेकिन बाद में इन बीमार 18 कर्मचारियों का कोई अता पता या जानकारी नहीं मिल सकी। 8 अगस्त 1982 को कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड के लिक्विड फॉर्म के रिसाव होने से कंपनी के केमिकल इंजीनियर के जल जाने की घटना भी सामने आई थी। अक्टूबर 1982 में ही फिर एक कर्मचारी इसी गैस की चपेट में आया था। कुल मिलाकर कंपनी में गैस रिसाव से संबंधित घटनाएं निरंतर होती रहती थी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कंपनी प्रबंधक इन घटनाओं पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं था।
प्रबंधकों की संवेदनहीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन घटित हो रही इन जानलेवा घटनाओं के बावजूद कंपनी अपनी तकनीकी खामियों को दूर करने के प्रति कोई तत्परता दिखाने को तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि कंपनी इस कारखाने के नुकसान में चलने की वजह से उदासीन रवैया अपनाए हुए थी। दरअसल यह कारखाना 1979 में स्थापित किया गया था, लेकिन इस कारखाने में जिस गति से कीटनाशक का उत्पादन हो रहा था उस गति से उसका उत्पादन बिक नहीं पा रहा था। चूंकि उत्पादन बनाने में और कई तरह की खतरनाक जहरीली रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते कंपनी में लगने वाले लोहे के पाइप, टैंक और कई तरह के उपकरण या तो खराब हो चुके थे या उनमें जंग लग चुका था, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। कर्मचारियों द्वारा इस मामले में कई बार कंपनी प्रबंधकों को उपकरण बदलने के लिए भी कहा गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यहां तक कि भोपाल के पत्रकार स्वर्गीय राजकुमार केसवानी ने घटनाओं को आधार बनाकर कई बार यूनियन कार्बाइड की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई रिपोर्टें छापी और भोपाल के किसी बड़े खतरे की ओर कंपनी प्रबंधकों, शासन प्रशासन और राजनेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ना तो मुनाफाखोरी में जुटे कंपनी के प्रबंधकों के कान पर कोई जू रेंगी और ना ही शासन प्रशासन के अफसरों ने इन खबरों पर ध्यान देना मुनासिब समझा। आम जनता के हितों का दम भरने वाले सत्ता के मद में चूर राजनेताओं से तो इस मामले में उम्मीद लगाना भी फिजूल था। देखा जाए तो दिसंबर 1984 की गैस त्रासदी कंपनी प्रबंधकों की मुनाफाखोरी, शासन प्रशासन में बैठे अफसरों के निकम्मेपन और सत्ता के मद में चूर राजनेताओं की लापरवाही का ही नतीजा थी। यदि घटना के तकनीकी पहलू पर नजर डालें तो हम जानकर हैरान रह जाएंगे कि कंपनी प्रबंधकों के लिए कर्मचारियों सहित प्रदेश के बाशिंदों की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। उनकी लापरवाही का तो यह आलम था कि घटना की रात 8 बजे जब रिसाव शुरू हुआ तब सूचना मिलने के बावजूद कंपनी प्रबंधकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजन समय के साथ साथ गैस का रिसाव बढ़ता चला गया और मौत अपना कहर बरपाने लगी। लेकिन कंपनी प्रबंधक रिसाव के घंटों बाद तक भी गैस रिसाव की घटना से इनकार करते रहे। घटनाओं की तकनीकी खामियों पर बनी रिपोर्ट बताती है कि घटना रात 8 बजे कंपनी के E610 टैंक से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव शुरू हुआ था। दरअसल इस टैंक की क्षमता 40 टन थी, लेकिन इस टैंक में 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भर दी गई थी। तकनीकी आधार पर इस टैंक का तापमान 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इस टैंक के तापमान को बनाए रखने के लिए टैंक पर लगातार ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता था। बताया जाता है कि जंग लगने की वजह से टैंक लीक हो चुका था, जिसके चलते टैंक को ठंडा करने वाला पानी टैंक के अंदर चला गया। पानी के अंदर जाते ही टैंक में मौजूद गैस और पानी के बीच रासायनिक क्रिया होने लगी और देखते ही देखते टैंक का तापमान 200 डिग्री तक जा पहुंचा और गैस का रिसाव धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा। देखते ही देखते मात्र 1 से 2 घंटे में लगभग 30 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल की हवाओं में घुल गई। रातों को सोते लोग आंखों में जलन और सांसों में घुटन महसूस करते हुए सड़कों पर निकल आए। जिधर जिधर हवा का रुख होता चला गया, उधर उधर मौत अपना तांडव मचाती चली गई। हालांकि भोपाल सहित किसी भी बड़ी त्रासदी में मौत के सही आंकड़े मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर यकीन करें तो इस हादसे में 5,58,000 लोग प्रभावित हुए। लगभग 25,000 लोग मौत की नींद सो गए। लेकिन घटना के लिए दोषी सरकारी कारिंदों की निर्ममता आंकड़ों में भी देखने को मिली। गैस त्रासदी के चश्मदीदों ने भले ही भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर देखे हों, लेकिन मरने वालों का सरकारी आंकड़ा आज भी 5,295 तक ही सीमित है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 4,000 लोग स्थायी रूप से और 48,478 लोग अस्थायी रूप से विकलांग हुए।
ये लोग भी सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा ही हैं। विडंबना तो यह है कि हादसे की शुरुआत से ही घटना पर सरकारी कारिंदों की जो संवेदनहीनता देखने को मिल रही थी वह आज भी जारी है। घटना के 5 घंटे बाद गिरफ्तार किए गए यूनियन कार्बाइड के प्रबंधक वॉरेन एंडरसन को चंद घंटों बाद ही सरकार ने न सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि उन्हें रातों रात भारत छोड़कर जाने की अनुमति भी दे दी गई। सरकारी लापरवाही का यह सिलसिला उस वक्त से जो शुरू हुआ तो आज भी जारी है। आज भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े हजारों टन जहरीले कचरे का कोई समुचित निस्तारीकरण नहीं किया गया है। सरकार इस मामले में हैरतअंगेज तरीके से उदासीन रवैया अपनाए हुए है। दरअसल जब यह कारखाना लगाया गया था तब रासायनिक अपशिष्ट को ठिकाने लगाने के लिए 21 बड़े गड्ढे खोदे गए थे जिसमें रासायनिक अपशिष्ट को डालकर दबा दिया जाता था। बाद में यहां तरल रासायनिक अपशिष्ट को ठिकाने के लगाने के लिए 2 ऐसे तालाबों का निर्माण किया गया जिसमें रासायनिक तरल को छोड़ दिया जाता था। यह रासायनिक तरल सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में भी भाप ना बनने वाला ठोस रासायनिक अपशिष्ट तालाब में ही पड़ा रहता था। हादसे के बाद इन दोनों तालाबों में यह अपशिष्ट निकलकर एक नया बड़ा तालाब खोदकर उसकी मिट्टी से इसे पाट दिया गया। बताया जाता है कि आज भी इस तालाब में लगभग 18,000 टन जहरीला कचरा मौजूद है। हादसे को लेकर 2009 तक सरकार इस रासायनिक कचरे पर कई बार शोध करवा चुकी है। इस रासायनिक कचरे को पीथमपुर में निस्तारित करने की भी चर्चा चली थी, लेकिन पीथमपुर के रहवासियों के विरोध के चलते इसे भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। इस रासायनिक कचरे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर और हैदराबाद की नेशनल ज्योग्राफिक सेंटर की रिपोर्ट ये बताती है कि जहरीले रासायनिक कचरे की वजह से कारखाने के आसपास की परिधि में धरती में मौजूद तमाम पानी पीने योग्य नहीं बचा है। यहां तक कि इस पानी में ना तो सब्जी उगाई जा सकती है और ना ही मछली पालन की जा सकती है। और तो और इस इलाके की मिट्टी भी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें उगाई हुई सब्जियां और अनाज इंसान की सेहत के लिए घातक है। शोध यह भी बताती है कि गैस के रिसाव से भोपाल की आबो हवा में जो जहर घुला है उसका असर वर्ष 2045 तक फिजाओं में मौजूद रहेगा। हालांकि इस घटना के वक्त मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से भाजपा हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, लेकिन इस मामले में भाजपा सरकारों का रवैया भी उदासीन से परे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम UENP के तहत दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कचरे की जांच कर इसके निस्तारीकरण में भारत की मदद करने को तत्पर हैं। लेकिन पता नहीं क्यों केंद्र सरकार UNO के इन वैज्ञानिकों को अनुमति देने को तैयार नहीं। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही भोपाल गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले 5 संगठनों ने मोदी सरकार के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से UNO के वैज्ञानिकों को अनुमति देने की मांग की थी, जिसे मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। इस सारे मामले में सरकार की उदासीनता इस बात से भी देखने को मिलती है कि हादसे के जिम्मेदार अफसरों को भोपाल न्यायिक दंडाधिकारी ने 26 साल बाद 2-2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। यहां तक कि इस मामले में मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की भी 2014 में मौत हो चुकी है। आज उस खौफनाक रात को गुजरे पूरे 37 बरस हो चुके हैं। हजारों गैस पीड़ित आज भी उस गैस का दंश झेल रहे हैं। कारखाने में मौजूद हजारों टन जहरीला कचरा अपने निस्तारीकरण का इंतजार कर रहा है। सरकारी दफ्तरों की फाइलों में कई मामले आज भी रेंग रहे हैं, लेकिन इन सब से बेखबर सरकारी अफसर अपनी मस्ती में डूबे हैं। राजनीतिक दलों को तो सरकार बनाने के गुणाभाग से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में भोपाल गैस पीड़ितों को कभी पूरा न्याय मिल पाएगा, ये सोचना भी बेमानी लगता है। लेकिन हम आज इन शब्दों के साथ भोपाल गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं कि जो कुछ उस खौफनाक रात को भोपाल में गुजरा है उसकी कहीं भी कोई पुनरावृत्ति ना हो।
अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।